Hello everyone and welcome to Proxy Gyan. I am Chandni Mulchandani and I welcome you all to this very special class जहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में. So students, जैसे कि आप जानते हैं we have started a series of IR जहाँ पे I have already taken a lecture on orientation कि IR का सिलेबस आपको कैसे कवर करना है. अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है so quickly go and check our playlist because वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी that what is your syllabus, what should be your approach towards IR, which is very relevant part of your syllabus at all the 3 levels of your examination. उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में. So first and foremost, why I have chosen this topic, because United Nations is a very relevant part of your syllabus as well as very relevant part for you to understand so that you can understand all the international organizations and the international politics. So students, in this series, in this lecture today, we are going to discuss कि United Nations का origin कैसे हुआ, historical context क्या रहा, League of Nations क्या है, क्यों League of Nations replace हुआ and United Nations के principal organs क्या है. After that, in another series, another lecture, I'll be bringing specialized agencies of UN for you all as well. तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं. एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्लास के पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं वेयर आई विल बी शेयरिंग द पीडीएफ विद ऑल ऑफ यू ऑन योर डिमांड ओनली. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, बात करें अगर हम यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस का प्रेडिसेसर लीग ऑफ नेशंस था. यस, League of Nations was officially born on January 10, 1920. It was the international organization which established as a result of Treaty of Versailles. आपने Treaty of Versailles के बारे में सुना होगा. चलिए थोड़ा सा आपको मैं chronological order दे देती हूँ. So first and foremost 1920 में League of Nations बनता है. उससे भी थोड़ा पहले चले हम तो it was 1914 to 18 जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखते हैं कि हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध. उसके परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट ऑफ इट वी हैव सीन दैट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स साइन हुआ था एंड वी हैव गॉट लीग ऑफ नेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स. वी हैव गॉट लीग ऑफ नेशंस एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1920. ओके, एंड आफ्टर दैट आपने देखा कि लीग ऑफ नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आता है और उसका उद्देश्य ये था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, द एम एंड ऑब्जेक्टिव वाज टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड ऑर्डर एंड टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर. बट लीग ऑफ नेशंस समहाउ फेल्ड एंड दैट इज व्हाई वी हैव सीन फ्रॉम 1939 to 49 द वर्ल्ड विटनेस्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यस, हमें दूसरा विश्व युद्ध देखना पड़ा 39 से 45 तक क्योंकि लीग ऑफ नेशंस अपने काम को पूरा नहीं कर पाया. एंड एज अ रिजल्ट देन वी हैव सीन 45 में हमारे सामने यूएन आता है, यूनाइटेड नेशंस आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी आप इसे कह सकते हैं, राइट. चलिए, सो ये आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा. ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये जो है एक क्रोनोलॉजी है, आपको मैंने समझाई सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द सीक्वेंस. लीग ऑफ नेशंस का जो प्राइमरी गोल था दैट वाज टू प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मेंटेन पीस in the aftermath of devastation which we saw after First World War. Its establishment actually turned out as a significant milestone in the history of international relations, but at the end we have seen that it faced challenges. There were a lot of shortcomings that contributed to the dissolution of League of Nations after Second World War, or this led to subsequent creation of United Nations. Okay, when United Nations was established at that time, what was the contemporary word? तो उसके लिए सबसे पहले समझते हैं यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ. 24th of October 1945 was the time period जब यूनाइटेड नेशंस का एस्टैब्लिशमेंट होता है. यहाँ पर दिया हुआ है स्लाइड में. UN officially came into existence on 24th of October 1945 after the ratification of UN Charter by the majority of its founding members. It was in 1945 in the aftermath of Second World War when UN officially came into existence. अब United Nations का गठन होता है. It was actually born out of recognition कि हमें न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन को प्रमोट करे, और इसी प्राइमरी रीजन से यूनाइटेड नेशंस हमारे सामने आता है
बिकॉज वी वॉन्टेड कि अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, अब विश्व को दूसरा वर्ल्ड वॉर ना देखना पड़े, टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर, टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने लीग ऑफ नेशन से भी लेसन लिया था, देर आए दुरुस्त आए, पर हमने अपनी गलती को स्वीकारा कि लीग ऑफ नेशंस का फेलियर ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में हमें देखने को मिलता है। सो वी नाउ नीड अ मोर रोबस्ट एंड मोर न्यू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज मोर पावरफुल देन द लीग। लीग की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करते हुए वी वांटेड कि यूनाइटेड नेशंस या फिर नया ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने हो। तो लीग की एक सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग ये थी कि बहुत सारे मेजर पावर्स ने लीग को एक्सेप्ट नहीं किया था, एंड वी वांटेड टू रेक्टिफाई इट, एंड देयरफॉर we opened, or it was like a lot of major powers when became the member of UN, then we saw UN as a relevant organization. Okay, the UN aimed to facilitate international cooperation बहुत सारे issues पर, including security, human rights, economic development, social progress, so on and so forth. UN के जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, दे sought to establish a system of collective security. उन्होंने कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को प्रमोट करना चाहा। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब क्या समझे आप? कलेक्टिव सिक्योरिटी मतलब जहां पे मेंबर स्टेट्स कलेक्टिवली एक दूसरे की सिक्योरिटी के कॉज के लिए काम करें, where the member states would work together to deter and respond to aggression by any nation, and therefore conflicts की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है अगर एक देश एक मेंबर स्टेट के खिलाफ विरोध करता है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, कोई युद्ध हमें देखने को मिलता है, तो उसकी सिक्योरिटी में बाकी सारे मेंबर्स आपके साथ में आ जाए। ओके, एंड देन वी सॉ that to achieve these goals, representatives of 50 countries gathered in San Francisco, California, जहां पर यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसको आप सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, इन 1945। ठीक है, तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस का नाम आपको याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस मैं लिख भी देती हूं, जिसको आप यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस या फिर आप इसको यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में ये हुई थी 1945 में, it took place in 1945, and actually to be a little bit specific, it was April to June of 1945. इस कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर ड्राफ्ट होता है, which served as the founding document of the organization, right? जहां पर यूएन चार्टर ड्राफ्ट होता है, इस कॉन्फ्रेंस में आपके यूएन चार्टर ड्राफ्ट होता है, लेट मी राइट इट हियर। इस कॉन्फ्रेंस में यूएन चार्टर आपका ड्राफ्ट होता है, एंड ये यूएन चार्टर बेसिस बनता है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। इसके रेक्टिफिकेशन के बाद जो है और इसके एक्सेप्टेंस के बाद 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का एग्जिस्टेंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डेटा आपके सामने है, उसको आप पढ़ सकते हैं। 1946 में यूएन जनरल असेंबली की पहली मीटिंग होती है। अब ये यूएन जनरल असेंबली क्या है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, पढ़ेंगे इसके बारे में लेक्चर में, लास्ट तक आप बने रहेंगे, आपको सारे प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रिंसिपल ऑर्गन्स की डिटेल्स शेयर की जाएंगी। तो पहली मीटिंग होती है लंदन में 1946 में, थोड़े डेटा को आप याद रख सकते हैं। देन आफ्टर दैट 1947 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज आल्सो वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, इसका एस्टैब्लिशमेंट होता है। 48 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन होता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूएन द्वारा अडॉप्ट होता है 1948 में, एंड दिस इज द बेसिस, और यू कैन से इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट विच अ नंबर ऑफ कंट्रीज फॉलो टू extend or to make policies on human rights। और अभी तक हमने देखा है कि मेंबरशिप जो है 193 मेंबर्स हो चुके हैं। जब ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, जब यूएन का गठन हुआ था 1945 में, तब 51 कंट्रीज ने ज्वाइन किया था। एट दैट टाइम 51 कंट्रीज ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। राइट नाउ वी हैव 193 मेंबर स्टेट्स। तो कौन कौन मेंबर नहीं है, उसमें कुछ नाम बार बार आपके सामने आते हैं, वो हम देख लेंगे। ताइवान, ताइवान का आपको पता है हिस्सा
न्यूज़ या आपको पूरा उसका जो है स्टोरी पता होगा, नहीं तो हम आगे कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में कि ताइवान, पैलेस्टीन, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्रेंस के बारे में आपने अगर पढ़ा है, इन्हें पूरा फुल फ्लेजेड स्टेट का दर्जा अभी नहीं मिला हुआ है, राइट। वेटिकन सिटी, ये कुछ नाम है विच आर नॉट मेंबर्स ऑफ यूएन। क्यों? क्योंकि इन्हें दे डिड नॉट गेट द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेजेड कंट्रीज, नॉट सिटीज, ओके। सो इसीलिए जो है ये हिस्सा नहीं है यूएन का। बाकी लगभग सारे देश दुनिया के यूएन के मेंबर्स हैं, ओके जी। चलिए आगे बढ़ते हैं यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की तरफ। यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स की तरफ। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं थोड़ा आपसे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बात कर लेती हूँ, थोड़े कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि यूएन का गठन हुआ था वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने के लिए। यूएन का गठन हुआ था वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। वर्ल्ड वॉर प्रिवेंट हुई, उसके बाद हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर हमें नहीं देखने को मिला। बट क्या यूएन सही में सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन प्रूफ हुआ? लीग ऑफ नेशंस की जो शॉर्टकमिंग्स थी, यूएन उन शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम कर पाया कि नहीं, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जब हम यूएन की बात करते हैं तो यूएन का गठन जिस कारण से हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में, उस बैकग्राउंड में उस समय यूएन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रहा। बट ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमने देखा 1945 से लेकर के 1990 तक विश्व ने वर्ल्ड वॉर नहीं विटनेस किया, बट वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति बन चुकी थी जब वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्लॉक्स, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म, और हमने कोल्ड वॉर देखा, राइट। 45 to 1990 we have witnessed Cold War, which was about to turn into World War 3, right? कोल्ड वॉर था, बट परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि वर्ल्ड वॉर 3 में ये कन्वर्ट होने ही वाला था या हो सकता था। एक तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम दैट यूएन इज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, नो डाउट, बट देयर आर अ नंबर ऑफ चैलेंजेस, अ नंबर ऑफ एरियाज टू बी एड्रेस्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली आप न्यूज में पढ़ रहे होंगे अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में, आप पढ़ रहे होंगे यूक्रेन क्राइसिस के बारे में, अफगानिस्तान में जो तालिबान का रजीम आ गया, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल पैलेस्तीन जो है उसका इशू भी लॉन्ग लास्टिंग है, आपने बहुत समय से पढ़ा ही होगा न्यूज़पेपर में, और नहीं तो आपको इंडिया पाकिस्तान का इशू तो पता ही होगा। इंडिया पाकिस्तान का कश्मीर को लेकर के इशू भी यूएन में गया था, बट यूएन उसे रिजॉल्व नहीं कर पाया। तो ऐसे बहुत सारे अनरिजॉल्व मैटर्स हैं जिसके कारण यूएन अभी भी क्रिटिसाइज किया जाता है। एंड यस, यूएनएससी की मेंबरशिप तो एक बहुत बड़ा कारण है ही है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हैं वर्ल्ड लेवल पर जो कि यूएन का रेलेवेंस को बहुत ही डिबेटेबल बना देते हैं, जो कि यूएन का जो रोल है उसको काफी डिबेटेबल बना देते हैं। यूएन हैज फेस्ड डिफिकल्टीज इन प्रिवेंटिंग एंड एंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। सीरिया का केस ले लीजिए, यमन का ले लीजिए, सूडान का ले लीजिए, ठीक है। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये एवरलास्टिंग हैं, एंड दीज आर द प्रॉब्लम्स जो कि यूएन फेस कर रहा है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट। 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड की कुछ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1945 या 1950s में वर्ल्ड पावर्स थी। उनके पास वीटो पावर है, और वो वीटो पावर इतनी ज्यादा रेलेवेंट है कि उन 5 को बाकियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटस मिला हुआ है। Considering the present dynamics, considering the present international relations, where there are multiple pole of powers emerging, it is not unipolar or it is not bipolar world as it used to be in earlier times. We are seeing the problems. Yes, we are seeing a problem that UN and UNSC do not reflect the current realities. आज की रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है यूएन। 1940s 50s में हमने देखा कि कॉलोनियलिज्म से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश आजाद होते हैं। इंडिया, जापान एंड नंबर ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से कोई भी नहीं है। तो क्या इन कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलना चाहिए यूएनएससी में? बिल्कुल मिलना चाहिए, राइट। तो इट इज एक्चुअली एस्टैब्लिशिंग द डोमिनेंस ऑफ 5 big 5 on the rest of the country, which is again on the rest of the countries, and which is again a challenge in front of world powers. इंडिया हमेशा से एडवोकेट करता रहा है कि वी नीड यूएनएससी रिफॉर्म्स, वी नीड की परमानेंट मेंबरशिप या वीटो पावर्स
को कुछ रिफॉर्म किया जाए और बाकी कंट्रीज को भी मौका मिले, वाई ओनली द टॉप 5 और वाई ओनली दोस 5 whom we have like pushed to the top. ओके सो एक तो यूएनएससी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है, दूसरा हमने पढ़ा बहुत सारे इश्यूज अनरिजॉल्व हैं यूएन द्वारा, उन्हें भी क्रिटिसाइज किया जाता है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मुद्दा है जिसके लिए यूएन को क्रिटिसाइज किया जाता है. ये जो है फैक्ट आप अपने प्रीलिम्स के लिए भी याद कर सकते हैं स्टूडेंट्स. फैक्ट क्या है कि यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. यस 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की. 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन की. कौन कौन सी? इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश एंड रशियन. तो अगेन जो है ये भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का पार्ट रहता है कि ओनली 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर एंड नॉट ऑल एंड व्हाई ओनली दीज 6. ये भी हमें एक क्रिटिसिज्म का पार्ट देखने को मिलता है, राइट? ये भी हमें क्रिटिसिज्म का कारण देखने को मिलता है कि व्हाई ओनली दीज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड व्हाई नॉट रिमेनिंग लैंग्वेजेस. ओके ठीक है. सक्सेसफुल बहुत हद तक है. अगर हम सक्सेस की बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन एड डेवलपमेंट, जैसे कि यूएन की एजेंसीज हैं, यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने देश और दुनिया में बहुत सारे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए, हंगर, डिसीज, इन सारे इश्यूज से लड़ने के लिए बहुत स्टेप्स उठाए हैं एंड ऑल्सो हैव अचीव्ड गुड. ओके अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स में भी मैंने आपको बताया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में साइन होता है, that also has become a very relevant document for the international countries, for the countries all around to be followed. Okay? तो हालांकि यूएन एचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की इफेक्टिवनेस पे भी कभी डिबेट की जाती है, बट यू ऑल नो कि जब आप आंसर लिखते हैं, मेंस में आपके सामने सवाल आता है, तो यू हैव टू एनालाइज द होल सिचुएशन. सपोज आंसर आता है क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ यूएनएससी या क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ critically analyze the effectiveness of UN Human Rights Declaration. Okay? तो critically analyze है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपको लिखने हैं, राइट? तो उस एस्पेक्ट में आप इस टॉपिक को या हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो भी यूएन की एजेंसीज बहुत सक्सेसफुल रही, जैसे कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 पैंडेमिक के समय काफी अच्छे से इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश किया और ग्लोबल हेल्थ गवर्नेंस के रिफॉर्म्स को काफी अच्छे से टैकल किया डब्ल्यूएचओ ने. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें तो भी हमने देखा है कि बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स यूएन ने साइन किए हैं, फैसिलिटेट किए हैं, जैसे पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करता है. कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है. ठीक है, सो वी हैव सीन प्रोग्रेस इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एज वेल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी रेलिवेंट इज यूएन पीस कीपिंग मिशन. जो भी पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, वहां पर रीबिल्डिंग, रीस्ट्रक्चरिंग का काम यूएन पीस कीपिंग मिशंस काफी अच्छे से करते हैं. यूएन पीस कीपिंग फोर्स को ब्लू हेलमेट भी कहा जाता है, ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को. सो पीस कीपिंग मिशंस में हमने देखा है कि यूएन ने बहुत ही अच्छा जो है आपका यूएन का योगदान या यूएन के स्टेप्स रहे. और स्टूडेंट्स, इंडिया जो है, अगर हम इंडिया और यूएन के रिलेशंस की बात करें तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ यूएन. नॉट ओनली दिस, इंडिया ने ब्लू हेलमेट यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ज्यादा योगदान भी दिया है. वी हैव सीन कि इंडिया पीस कीपिंग मिशंस में हमेशा अग्रसर रहा. तो अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, सो आई होप अब आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में. तो ये तो है प्रिंसिपल ऑर्गन्स, बाकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था. यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल P5 वाली, परमानेंट 5. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट, इकोसॉक इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये 6 नाम याद रखिएगा. वैसे वास्तविकता में ट्रस्टीशिप काउंसिल को आपने बहुत सालों से न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो रोल है ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम इट हैज डिमिनिश्ड. ओके, सो वी आर सीइंग कि मेजरली 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ही हैं यूएन के, जो कि हमें काम करते हुए हर जगह
दिख रहे हैं, 5 आर फंक्शनल। ओके, चलिए अब इनका डिस्कशन थोड़ा डिटेल से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो 193 हैं जो कि यूएन के हैं। तो क्या ऐसा हर प्रिंसिपल ऑर्गन के साथ होता है? नहीं, ऐसा हर प्रिंसिपल ऑर्गन के साथ नहीं होता। इट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ओनली जहां पर हमारे पास 193 मेंबर्स हैं जो कि यूएन के भी मेंबर्स हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इज द मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन ऑफ द यूएन। यूएन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन कौन सा है? यूएनजीए। ओके, इसमें सारे मेंबर स्टेट्स आते हैं। ये एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मल्टीलेटरल डिस्कशन के लिए पूरे के पूरे इश्यूज को रखा जाता है एंड यूएन के चार्टर के हिसाब से डिस्कशन होता है। यूएनजीए का पहला सेशन मैंने आपको पहले भी बताया was in 1946। ओके, और डिटेल दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। 51 नेशंस तब मेंबर्स थे, उन्होंने इस सेशन को अटेंड किया था। ओके, नाउ one more important thing or some important facts or data are these students. UNGA is the only UN organ जो कि one country one vote system और one value पर काम करता है। ये क्या है? one country one vote system and one value. What does it mean? Students, see, one country one vote system one value means all 193 members are at parity. Unlike UNSC जहां पर P5 को वीटो पावर दी गई है और बाकियों को नहीं दी गई है। P5 have a greater role, greater importance in UNSC. But here in United Nations General Assembly we have seen that it is the only UN principal organ जहां पर हर एक कंट्री को एक वोट दिया गया है और एक ही वैल्यू है उसकी। मतलब वो चाहे छोटा सा छोटा अफ्रीका का देश हो, चाहे यूएस हो, चाहे रशिया हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, सारे देशों की वोट की वैल्यू एक ही है। ऑल द नेशंस आर एट पैरिटी। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। एंड यस, ऑफ कोर्स, इट इज द मेन ऑर्गन जहां पे डेलिबरेशन होता है, डिस्कशन होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और एक इंपॉर्टेंट जो है काम फंक्शन आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताती हूँ इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये यूएन बजट को अप्रूव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलिवेंट। इट अप्रूव्स द यूएन बजट। यस, यूएनजीए का काम है सबसे पहले तो सेक्रेटरी जनरल जो है उनकी रिकमेंडेशन पर अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी के रिकमेंडेशन पर सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना। दूसरा, यूएनएससी के कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उन्हें इलेक्ट करना, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूएन बजट को ये अप्रूव करता है। ओके, यूएन बजट को ये अप्रूव करता है। और जो मैं आपको पीस कीपिंग फोर्स की बात बता रही थी, ब्लू हेलमेट्स पीस कीपिंग फोर्स, उसको भी भेजने का काम यूएन जनरल असेंबली करता है, सेंडिंग पीस कीपिंग फोर्स। ओके जी, वन मोर रेलिवेंट डिटेल इज दिस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा पिछली स्लाइड पे चलते हैं कि यूएनजीए का फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है 45, यस, आजादी से पहले ही। एंड दूसरा, यूएनजीए का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? वो है न्यूयॉर्क सिटी। वो है न्यूयॉर्क सिटी। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रिंसिपल ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, जिसमें से 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, एक का हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड, वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक का हेडक्वार्टर है दैट इज आईसीजे, जिसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो ये एक फैक्ट, एक डेटा आप याद रखेंगे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या बताया? मैंने आपको बताया कि की डिसीजंस क्या है, की काम क्या है, इंपॉर्टेंट काम क्या है।
इसके अलावा अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें यूएनजीए के, सो स्टूडेंट्स वर्ड को एक्चुअली फॉर द कन्वीनियंस 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 5 पार्ट्स? एशिया, एशिया पैसिफिक, फिर से लिखते हैं, वर्ड को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, कैरिबियन आइलैंड्स एंड वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, तो ये 5 पार्ट्स के बीच में प्रेसिडेंसी रोटेट करती है। ठीक है, एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, इन 5 पार्ट्स के बीच में प्रेसिडेंसी जो है यूएनजीए की रोटेट करती है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब आगे बढ़ते हैं हम यूएनएससी की तरफ, अगले जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, अगले प्रिंसिपल ऑर्गन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन तो वही है, प्रिंसिपल ऑर्गन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, उससे पहले स्टूडेंट्स यूएनजीए के जो है मेंबर्स मैंने आपको बता दिए 193 हैं। ऑब्जर्वर स्टेटस जो है यूएनजीए देता है किसको? ऑब्जर्वर स्टेटस देता है उन नेशंस को जिनके पास फुल मेंबरशिप का एक लिमिटेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गन की तरफ जो है यूएनएससी, जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ व्हाट इज यूएनएससी? सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट आर द एम्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम एंड अगेन हैज बीन इन द न्यूज। व्हाई? because students see we have discussed a lot about UNSC, we will be discussing a lot, newspapers में article देखोगे आप, because मैंने आपको बताया India is aiming at getting the permanent membership of UNSC. India actually supports that permanent membership को expand करना चाहिए, और इंडिया के जो causes है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वाजिब है, ठीक है, बिल्कुल valid है। so, क्या है वो भी हम पढ़ चुके हैं। अभी चलिए पहले UNSC की डिटेल को हम पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूएनएससी की अगर हम बात करें, सो यूएनएससी हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यस, सिक्योरिटी काउंसिल है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का रोल यूएनएससी को दिया गया है। यूएनएससी का एस्टैब्लिशमेंट होता है 17 जनवरी 1946 को। मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो इसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 इसके मेंबर्स जो हैं वो टेम्पररी हैं, या फिर आप कह सकते हो नॉन परमानेंट, इलेक्टेड नॉन परमानेंट। ओके, 10 इसके मेंबर्स जो हैं वो इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट डिटेल इज दिस स्टूडेंट्स, कि 5 परमानेंट पहले कौन कौन से हैं उनके नाम देख लेते हैं। यूएसए, यूके, रशिया, द P5, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। ठीक है, यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एंड फ्रांस, P5 परमानेंट 5, एंड जो टेम्पररी हैं, नॉन परमानेंट हैं, इनका टेन्योर होता है 2 साल, 2 years। हर साल 5 कंट्रीज इलेक्ट होती हैं। एवरी ईयर 5 कंट्रीज गेट इलेक्टेड एंड 5 गेट रिटायर्ड। ओके, सो दैट इज द होल प्रोसेस। यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास है वीटो पावर। अब ये वीटो पावर क्या होती है? अब ये वीटो पावर क्या होती है? देखो, वीटो पावर होती है स्टूडेंट्स कि आप वोट करके कोई भी रेजोल्यूशन को कैंसिल कर सकते हो, इवन द रेजोल्यूशन टू एक्सटेंड दी, आप कह सकते हैं मेंबरशिप, इवन द रेजोल्यूशन जहां पर आप अपनी मेंबरशिप को एक्सपेंड करो, कोई भी रेजोल्यूशन को, कोई भी स्टेप को आप खारिज कर सकते हो वीटो पावर के थ्रू। आपने वीटो डाला एंड किसी मेंबर कंट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, देन दैट विल बी क्लोज देयर। ओके, दैट इज द स्पेशल पावर गिवन टू P5। नाउ अभी यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए बाकी कंट्रीज भी एम कर रहे हैं। कौन कौन सी बाकी कंट्रीज एम कर रही हैं? जो बाकी कंट्रीज एम कर रही हैं उनमें आप, वैसे तो बहुत सारी हैं, बट उनमें आप मेजरली नाम पढ़ते हैं इंडिया का, ब्राजील का, जर्मनी का और जापान का। सबका अपना अपना केस है। इंडिया कहता है भाई हम लॉन्ग डेमोक्रेसी हैं, हमने बहुत सालों से डेमोक्रेसी को फॉलो किया है, अच्छे से फॉलो किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया का कहना है कि इंडिया
यूएन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। इंडिया ने एक मेच्योर डेमोक्रेसी, मेच्योर न्यूक्लियर स्टेट का रोल अपनाया है। ओके, सो इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान के अपने अपने केसेस हैं। दे आर एमिंग फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी। बट इनकी परमानेंट मेंबरशिप को कौन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है? तो पहले तो आप जान सकते हैं कि इन्हें G4 के नाम से जाना जाता है, ग्रुप ऑफ 4। इंडिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान को G4 के नाम से जाना जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएनएससी। ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस स्टूडेंट्स, ये तो G4 के नाम से जाने जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक है कॉफी क्लब, जी, एक है कॉफी क्लब। वो कॉफी क्लब का काम क्या है? इसको यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के नाम से भी जाना जाता है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कॉफी क्लब है ये G4 को अपोज कर रहा है। G4 इज बीइंग अपोज्ड बाय देम। कॉफी क्लब के मेंबर्स कौन है? बहुत सारे हैं, पाकिस्तान भी एक है भाई। यानी यूएनएससी के रिफॉर्म्स को अपोज कर रहा है कॉफी क्लब। तो इसके मेंबरशिप में बहुत सारे देश हैं, एक पाकिस्तान है। आप समझ लीजिए भाई, कहते हैं कि नहीं, आपको मेंबरशिप नहीं देनी है, बाकी देशों को एक्सपेंड नहीं करना है। क्यों? खुद तो भाई नहीं मेंबरशिप के काबिल हैं, तो बाकियों को भी नहीं देनी है, लाइक दिस। ओके, एनीवेज, चलिए अब नॉन परमानेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में नियुक्त हो चुका है यूएनएससी में। ओके, सिक्योरिटी काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उनका काम है कि वो एजेंडा को सेट करें, मीटिंग्स को प्रिसाइड करें, और कोई भी क्राइसिस है तो उस क्राइसिस में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो उनका रहता है। ओके, यूएनएससी ने कोरियन वॉर जो 1950 में हुई थी उसमें पहली बार, कुछ फर्स्ट टाइम वाले फैक्ट हैं जो कि शायद प्रीलिम्स में पूछ लिए जाएं तो आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम यूएनएससी ने पीस कीपिंग फोर्स डिप्लॉय की थी अपनी कोरियन वॉर जो 1950 में हुआ था तब। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम यूएनएससी की मेंबरशिप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो अगर हम मेंबरशिप की बात करें स्टूडेंट्स, तो मेंबरशिप में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट, तो 15 मेंबर्स हैं टोटल। ठीक है जी, 15 मेंबर्स हैं टोटल आपको देखने को मिलते हैं, 15 मेंबर्स। हाँ, 5 परमानेंट का नाम भी आपके सामने दिया हुआ है और 10 नॉन परमानेंट हैं जो कि 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है, it is the only UN body with authority to issue the binding resolutions for member states. Yes, वहां पे इंपॉर्टेंट क्या था यूएनजीए में? 1 वोट 1 वैल्यू, ओनली यूएन बॉडी, राइट। यूएनएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज बाइंडिंग ऑन मेंबर्स, वेरी रेलिवेंट। एज पर द यूएन चार्टर, all the member states of the UN are obligated to comply with UNSC decisions. Only UN body with authority to issue binding resolution for member states. Okay, मेंबर स्टेट्स के लिए बाइंडिंग रेजोल्यूशन इशू करने वाली बॉडी सिर्फ और सिर्फ यूएनएससी है। ठीक है, ओनली यूएन बॉडी। ओके, इट मींस यूएनएससी के जो भी रेजोल्यूशंस हैं उन्हें मेंबर स्टेट्स को फॉलो करना पड़ेगा। डू रिमेंबर दिस, वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो है मिलिट्री इंटरवेंशन को भी अथॉराइज करती है। सिक्योरिटी काउंसिल है ना, और बहुत सारे एरियाज में पीस कीपिंग मिशंस भी देखे गए हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन भी हमने देखा है, यूएनएससी ने किया है। स्टैब्लिश हुई थी 1945। एस्टैब्लिशमेंट अच्छा हम देख चुके हैं जी। हेडक्वार्टर्स जो है वो है न्यूयॉर्क यूएसए, जो कि मैंने आपको बताया था। एंड यस, प्रेसिडेंसी इसकी जो है वो रोटेट करती है विद इन 15 मेंबर्स, यस, एवरी मंथ। प्रेसिडेंसी हर महीने 15 मेंबर्स के बीच में रोटेट करती है। और वीटो पावर के बारे में भी डिटेल्स आपके सामने दी है कि परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर हुआ करती है।
ठीक है। अब ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, इनका इलेक्शन एक रीजनल बेसिस पे होता है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 2 साल के लिए 1 जनवरी को 5 मेंबर्स रिप्लेस किए जाते हैं हर साल, एवरी ईयर। ओके, आई होप ये सारे फैक्ट डेटा आपको क्लियर होंगे और हम आगे बढ़ सकते हैं आईसीजे के तरफ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि भाई जस्टिस की बात हो रही है ना, तो इंपॉर्टेंट तो होगी ही आईसीजे। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, हम थोड़ा समझ लेंगे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। अगेन स्टूडेंट्स, इट इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ओके, नाउ वन रेलिवेंट थिंग इज दिस। पहले तो आपको सारा मैं कंटेंट जो है आपके सामने डिस्प्ले कर देती हूँ, एंड यस देन वी विल डिस्कस द रेलिवेंट पॉइंट्स। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तो वो लीगल डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। इट हैंडल्स द लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, राइट? मैंने कहा बिटवीन स्टेट्स। तो आईसीजे कौन कौन से इश्यूज को डिस्कस नहीं करेगा, नहीं एड्रेस करेगा? अगर किसी इंडिविजुअल का कोर्ट है का केस है किसी कंट्री के साथ, वो आईसीजे एड्रेस नहीं करेगा। अगर किसी कंट्री का केस है किसी व्यक्ति के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ, वो आईसीजे एड्रेस नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल का केस है इंडिविजुअल के साथ, तो भी वो आईसीजे एड्रेस नहीं करेगा। तो किसको एड्रेस करेगा? कंट्री और कंट्री के केस को एड्रेस करेगा। When there are 2 states, 2 countries involved in any dispute, then ICJ can address that issue. Example, आपने रिसेंटली न्यूज में पढ़ा होगा कुछ समय पहले कुलभूषण जाधव का केस, राइट? दैट वाज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सो दैट वेंट टू आईसीजे। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ओके, सो दैट वेंट टू आईसीजे। आईसीजे जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का, 1945 में स्टैब्लिश होता है और 46 में इसने काम करना शुरू किया। कोर्ट का रोल है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है इंटरनेशनल लॉ के अंडर, लीगल डिस्प्यूट है, स्टेट्स ने सबमिट किया है, तो उस पे वो एडवाइजरी ओपिनियन देता है ऑन लीगल क्वेश्चंस जो भी उसे रेफर किए जाते हैं। ओके, इसके अलावा आईसीजे जो है सक्सेसर रहा परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का, जो कि 1920 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा एस्टैब्लिश हुआ था। परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, उसी का सक्सेसर आईसीजे आप देखते हैं। सारे यूएन के मेंबर्स आईसीजे के मेंबर्स हैं, सारे यूएन के मेंबर्स आईसीजे के मेंबर्स हैं। ओके, तो वो वहां पर एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स को भी जो है इनिशिएट कर सकते हैं थ्रू यूएन ऑर्गन्स और एजेंसीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आईसीजे में आखिर कौन कौन आता है? आखिर कौन कौन आता है आईसीजे में, कौन कौन जजेस होते हैं आईसीजे के? तो इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपके सामने डिटेल दी हुई है। आईसीजे में 15 जजेस होते हैं। देयर विल बी अ पैनल ऑफ 15 जजेस। देयर विल बी अ पैनल ऑफ 15 जजेस एंड यस स्टूडेंट्स, ये जो 15 जजेस होते हैं ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल जो है अपॉइंट करती है। तो सबसे पहले तो 15 जजेस होते हैं और 15 जजेस यूएनजीए और यूएनएससी द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनका कार्यकाल होता है 9 ईयर्स, फॉर अ टर्म ऑफ 9 ईयर्स। ओके, इसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड में, जो कि मैंने आपको बताया, बाकी सबका है न्यूयॉर्क में। आईसीजे इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और फ्रेंच। और आपने पढ़ा होगा दलवीर भंडारी इंडिया के जज हैं आईसीजे में, ठीक है। इस समय दलवीर भंडारी इंडिया के एक जज हैं आईसीजे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। आ गया, उनका नाम भी आ गया। दलवीर भंडारी एंड इंडियन has been one of the judges on the International Court of Justice since 2012. ओके, ये पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में थे। आगे बढ़ते हैं, आगे है यूएन सेक्रेटेरिएट। ये बहुत ही आसान है, क्यों? क्योंकि सेक्रेटेरिएट का काम जो होता है हर जगह, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, डिपार्टमेंट में, वही यूएन सेक्रेटेरिएट का काम है। जैसे कि यूएन के डे टू डे वर्क को कंडक्ट करना,
सेक्रेटरी जनरल इसको हेड करते हैं। सेक्रेटरी जनरल को जनरल असेंबली रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी पर अपॉइंट करती है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूएनएससी। ठीक है, सेक्रेटेरिएट को आप यूएन का एग्जीक्यूटिव आर्म मान सकते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव का काम होता है मीटिंग सेटअप करना, जो भी पॉलिसीज हैं उनका एग्जीक्यूशन देखना, जो भी यूएन ने डिसीजंस लिए वो एग्जीक्यूट हुए कि नहीं हुए। सो ऑल दीज वर्क्स, पेपर वर्क एक्सेट्रा आर डन एट सेक्रेटेरिएट। ठीक है, सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंटल लाइंस के आधार पर ऑर्गेनाइज्ड है, जहां पर हर एक डिपार्टमेंट या हर एक ऑफिस का अपना अपना एक्शन और अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारे ऑफिसेज और डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं एंड फिर वो यूएन सेक्रेटेरिएट उन सबको डील करता है। ओके, सो ये कुछ सेक्रेटेरिएट की डिटेल थी जो कि आपको याद रखनी है। एंड यस, इंपॉर्टेंट इज दिस कि इसका भी हेडक्वार्टर्स आर इन न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क में इसका भी हेडक्वार्टर्स है। सेक्रेटरीज जो हैं और भी आप याद रख सकते हैं, 5 साल के के कार्यकाल के लिए, टेन्योर के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, सेक्रेटरी जनरल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं यूएन के, और अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंटोनियो गुटेरेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका इकोसॉक। उसके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स पढ़ लेंगे। यूएन इकोसॉक के नाम से भी इसे जाना जाता है, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नाउ स्टूडेंट्स, यूएन इकोसॉक का क्या काम है? यूएन इकोसॉक का क्या काम है उसके बारे में हम बात करते हैं। सो यूएन इकोसॉक जो है स्टूडेंट्स, दैट एक्चुअली इज under the overall authority of General Assembly. It coordinates, as the name suggests, economic and social work of United Nations and United Nation family of organizations. कहने का मतलब क्या है? It is a coordinating agency for UN as well as UN specialized agencies. UN की specialized agencies में पढ़ाऊंगी आगे, उनके coordination का काम हमें इकोसॉक में दिखता है। ठीक है, वो सारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन इकोसॉक हमें करते हुए दिखता है। इकोसॉक एक्चुअली brings people, brings issues, brings organization together to promote a collective action for sustainable world. इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट्स को एड्रेस करता है इकोसॉक। ठीक है, अभी इसके जो मेंबर्स हैं 54 हैं। इंडिया इसका मेंबर है, हाँ जी बिल्कुल है, इंडिया इज अ मेंबर। ओके, 54 मेंबर्स हैं। जनरल असेंबली ने इलेक्ट किए हैं 3 साल के कार्यकाल के लिए। स्टैब्लिशमेंट इसका भी हमने देखा कि 1945 में होता है। हेडक्वार्टर्स इसके भी न्यूयॉर्क सिटी में है। मीटिंग थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में होती रहती है। एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जुलाई के समय में, ठीक है, जहां पर मेजर इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। नाउ जनरली देयर इज अ सेइंग, आप याद रखेंगे, इकोसॉक इज कंसिडर्ड इट इज एट द हार्ट ऑफ यूएन सिस्टम। एट द हार्ट ऑफ यूएन सिस्टम क्यों कहा जाता है ऐसा? बिकॉज स्टूडेंट्स, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल, उन सारे एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन इज डन बाय इकोसॉक। उन सबका ओवरलुक, आउटलुक इज डिसाइडेड बाय इकोसॉक। ओके, सो कंसिडर्ड एज एट द हार्ट ऑफ यूएन सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं इकोसॉक के। तो it aims to promote the higher standard of living, full employment, economic social progress, इंटरनेशनल इकोनॉमिक, हेल्थ या सोशल प्रॉब्लम्स हैं तो उनको एड्रेस करना, उनके सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना, इंटरनेशनल कल्चर और एजुकेशनल कोऑपरेशन को फैसिलिटेट करना, यूनिवर्सल रिस्पेक्ट होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स की, फंडामेंटल फ्रीडम्स की, उन सबको एनकरेज करना। ओके, आई होप इट इज क्लियर एंड दिस हैज ब्रॉट अस टू द लास्ट प्रिंसिपल ऑर्गन, दैट इज यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल। अब यूनाइटेड नेशंस ट्रस्टीशिप काउंसिल की अगर हम बात करें तो ये ट्रस्ट टेरिटरीज को ओवरसी करने के लिए बनी थी। क्या होती है ट्रस्ट टेरिटरीज? ट्रस्ट टेरिटरीज को ओवरसी करने के लिए बनी थी, ट्रस्ट टेरिटरीज का ध्यान रखने के लिए बनी थी। आपको पता है स्टूडेंट्स कि वेस्टर्न वर्ल्ड ने कॉलोनियलिज्म कर रखा था थ्रू आउट द वर्ल्ड। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश थे जहां पे कॉलोनीज एस्टैब्लिश थी वेस्टर्न वर्ल्ड की। ठीक है, तो बेसिकली ट्रस्ट टेरिटरीज वो नेशंस हैं, वैसे तो इसकी जो वैलिड डेफिनेशन है वो भी लिखी हुई है। ट्रस्ट टेरिटरीज में मोस्ट ऑफ द नेशंस आर द फॉर्मर मैंडेट्स ऑफ लीग ऑफ नेशंस और टेरिटरीज टेकन फ्रॉम नेशंस जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हारी थी।
जिन्हें सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस चाहिए था, जो सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस की राह पर थी, ठीक है। सो बेसिकली ये सारे वो नेशंस हैं जिन्हें सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंस, आजादी, फ्रीडम की चाह थी, उसकी राह पर ये बढ़ रही थी। और अभी समय ये है कि ट्रस्ट टेरिटरी सारी की सारी सेल्फ गवर्नमेंट को हासिल कर चुकी हैं। 1994 में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी पलाओ के रिकॉग्निशन के बाद। पलाओ लास्ट टेरिटरी थी जिसको रिकॉग्निशन दिया गया था। उसके बाद ये जो है आपकी प्रोसेस पूरी हो गई थी, प्रक्रिया। एंड आफ्टर दैट यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल का वर्क बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। ओके, ट्रस्ट टेरिटरीज का ओवरसी इंप्लीमेंटेशन देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना, एंड ट्रस्ट टेरिटरीज का ध्यान रखना कि वो कैसे धीरे धीरे सेल्फ गवर्नमेंट में ट्रांजिट कर रही हैं। ये काम 1994 में 93-94 में पलाओ के लास्ट रिकॉग्निशन के बाद पूरा हो चुका है। और अब ट्रस्टीशिप का काउंसिल का काम हम देखते हैं कि has been reduced and that is why I have said you functional 5 ही organs हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या काम हुआ करता था। इसका काम got suspended in 1994 and as per the UN Charter it only exists on paper और वैसे फंक्शनल रोल नहीं है, बट हाँ पेपर में ऑन पेपर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो कि हमने देखे यूएन के। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और आपको इस लेक्चर के पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम डिटेल आपके सामने दी हुई है। एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स वेदर यू लाइक द क्लास और नॉट, व्हाट एल्स टॉपिक यू वांट मी टू टेक अप। आप क्या चाहते हैं मैं अगला लेक्चर किस टॉपिक पर लेकर के आऊं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। और स्टूडेंट्स आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आंसर भी आप मेरे साथ टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। क्वेश्चन है व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, ब्रीफली डिस्क्राइब द अदर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को लिखें और उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर्स अगर आप चाहते हैं कि मैं चेक करूं तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर मुझे भेज सकते हैं। Also, for more such content, more such classes, stay tuned on YouTube channel of Proxy Gyan. Thank you so much.